सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वफाकी बजट की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत एक जानिब IMF की सख्त शराइत से नबर्द आज़मा है तो दूसरी जानिब महदूद वसाइल और बढ़ते हुए मसाइल का सामना भी है। असल चैलेंज ये है कि कम वसाइल के साथ ज्यादा नताइज कैसे हासिल किए जाएं। कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा सूबों को मुंतकिल हो जाता है, जो बचता है उसमें वफाक, कर्जों की अदायगी, दिफाई अखराजात, तरक्याती मंसूबे और पेंशन जैसे बड़े बोझ उठाता है। इन सब के साथ मईशत को रवा दवा रखना, रोजगार के मौके पैदा करना और बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना बहुत जरूरी है। लेकिन रवा माली साल में टैक्स अहदाफ का हासिल ना होना एक संगीन मसला बन चुका है। टैक्स रेवेन्यू में कमी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा है, बल्कि सूबों के कैश सरप्लस पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया है, खास तौर पर जब IMF की शराइत उनसे मुकम्मल ताउन का तकाजा करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में तरक्याती मंसूबों में कटौती की गई है और मई के महीने में महंगाई की बढ़ती शरह ने तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया। ऐसे में जो बुनियादी सवाल है वो हमारे सामने क्या है कि क्या हुकूमत इन मुआशी तंगियों के बावजूद, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब होगी। इसके अलावा कुछ दीगर अहम इशूज़ पर भी, पॉलिटिकल इशूज़ पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर खलील सिंधु साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, अली बुखारी साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों के साथ गुफ्तगू होगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ। सिंधु साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, अब वसाइल कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट को रिलीफ भी देना है, बजट आपका आने वाला है, हुकूमत को इन लिमिटेड रिसोर्सेज में आपकी गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे सकती है? बहुत शुक्रिया वासिफ साहब। एक तो मैं माहिर माशियत नहीं हूँ, मैं तो लॉ का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है कि गवर्नमेंट इस लेवल पे ज़रूर जाएगी कि एक तो महंगाई कम करने के लिए जो लोगों की तनख्वाहें हैं उसमें लाजमी इजाफा किया जाए, और ये तकरीबन इस बात पे बात हो चुकी है। लेकिन बहुत सारी बातें अभी चूँकि मंजर-ए-आम पे नहीं आई, लेकिन ये डेफिनेट होगा कि लोगों की जो जिस्म और रूह का रिश्ता है ना वो बरकरार रह सके। इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और जिस तरह से IMF से हमें बजट लेना पड़ा, क्योंकि यू नो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आपको बजट नहीं देगा, आपको करेगा हेल्प नहीं करेगा, तो बाकी ममालिक भी नहीं कर सकते। वी आर सिग्नेटरी ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो लेकिन ये है कि जो कुछ हुआ, जब डॉलर की कीमत कम थी, जब इन्होंने करना था, हमारे भाई की गवर्नमेंट थी, जब इन्होंने करना था उनके साथ एग्रीमेंट, इन्होंने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, और फिर जब हमें करना पड़ा तो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अभी उन हालात में फिर भी मतलब माशरे ये तो चाह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा, ये हो जाएगा या वो व्हाट्सएवर, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की दिन रात की मेहनत ने और उनकी कोशिशों ने, और साथ साथ हाफिज सईद मोहम्मद मनीर साहब ने भी बल्कि कौमी रोल प्ले किया उसमें। अब उन पर पहले उन पर जिम्मेदारी होती थी माली तौर पर या दफाई तौर पर या व्हाट्सएवर, अब उन पर कौमी जिम्मेदारी भी तय होती है, आयद हो चुकी है। तो उस हवाले से सब ने एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। मेरी जो मेरा परसेप्शन कहता है कि बजट में डेफिनेट रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी देखते हैं अमूमन सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाहें बढ़ा दी जाती है, बट प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा, प्राइवेट तनख्वाहदार तबके का क्या होगा जिसके ऊपर टैक्सेस लगा के उसको दबाव में रखा जी बिल्कुल ठीक है। अभी ये बात तय हो रही है कि टैक्स उन लोगों को लगाया जाए जो टैक्स पे कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि हम बासीद कौम हम टैक्स नेटवर्क में आए ही नहीं कभी सही तरीके से। अब भी लोग जो पैसे घरों में रखते हैं, बैंकों में नहीं रखते। तो ये टैक्स एमरजेंसी लगा के जिस तरह से किया गया, फिर भी मैं समझता हूँ कि जो FBR ने बड़ा काम किया है, लेकिन उस तरीके से पूरे अदा मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन अब डेफिनेटली उसमें टैक्स एमरजेंसी दोबारा लगा के लोगों को टैक्स देने की आदत पूरे वर्ल्ड में ऐसे है कि लोगों के टैक्सेस से सारे काम चलते हैं। जो टैक्स वो देते हैं वो फिर आम लोगों पर इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से जब तक टैक्स नेटवर्क में नहीं आएंगे, और ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब बात ये देखो, मसला ये कि टैक्स से तो कोई इनकार नहीं कर रहा, कई ममालिक दुनिया के ऐसे जो चलते ही टैक्स पर हैं, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं, हो भी चुके हैं, लेकिन उनसे टैक्स नहीं ले पाते आप जिनको टैक्स देना है। मैं बड़ा दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। मेरे साथ एक हमारे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बहुत अमीर हैं, बड़े पैसे वाले हैं। मैं उनके साथ एक दफ़ा एक डिबेट में एंगेज हो गया इसी तरह टैक्स वाले मामले पे। तो उन्होंने जज्बात में आके मुझे बोला, उन्होंने पता है आपको पता है मैं साल का कितना टैक्स देता हूँ? कितना? उन्होंने कहा आप लोग हमें कहते रहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते, मैं 2.5 करोड़ रुपए टैक्स देता हूँ साल का। और वो
अरबपति आदमी हैं और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे। तो जब मैंने उन्हें फंसाया कि जी जितना टैक्स आप देते हैं इतना तो पाकिस्तान में जो एक टॉप स्लैब का सैलरीड क्लास है वो दे रहा होता है, तो उन्होंने बड़े मज़े से दिलचस्प अंदाज में उन्होंने कहा कि देखिए वो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा था कि जो मैं अपना ज़ाती देता हूँ, बाकी कंपनी का अलग जाता है। सो इस मुल्क में पता है सबको कि टैक्स नहीं दिया जाता, टैक्स नहीं देते। ये कैसे इशू रिजॉल्व हो, और गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड विंडो है और उसके अंदर ये सब कुछ करना है। तो जो आपके दौर में भी यही इशू हुआ, टैक्स नेट बढ़ाने की तो बात हुई लेकिन खुल के काम नहीं हो सका, क्या हर्डल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल बाजी साहब, ये बेसिकली तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। टैक्स किसने जनरेट करना है, किस तरह लेना है, कौन से तबके से लेना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना उसका हजम होगा, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का हिस्सा होती हैं। और मैं उस तरह कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने सिद्धू साहब ने बड़े आराम से हमें कह दिया, यार हम तो 3.5 साल रहे, आपको आए हुए उसके बाद 4 साल हो गए, 40 साल की आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस टीम है, आप तो बिजनेसमैन है खुद सारे के सारे, आपकी टॉप लीडरशिप बिजनेसमैन है, आप लोगों के पास तजर्बाकारी के पिछले 40 साल का तजर्बा है, आप लोगों को ने क्या किया अभी तक, व्हाट यू डिड अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट, जो अभी 1 साल से इन्होंने जो अपना प्रोग्राम लास्ट बजट में दिया था, क्योंकि पीडीएम भी तो गवर्नमेंट इन्हीं की थी ना। और उसके बाद अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करूँ, वही लोग इनके मिनिस्टर्स हैं, उसी की तरह सर्कल में, उसी कॉन्सिक्वेंसेज में और उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं ये। अब इशू ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। आपने देखा कि हमने उसके अंदर इंडक्शंस की नई चीज़ें लेके आए, और मैं एक चीज़ का विटनेस हूँ कि मैंने खुद खान साहब को कहा, एक बंदे ने ब्रीफिंग दी कि जी हमें इसमें थोड़ा सा जिद्दत पसंदी को लेकर आना पड़ेगा। जिद्दत पसंदी मीन्स हमें टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी, हमें मैन पावर को पीछे करना पड़ेगा, और हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि हमें, जैसे आप देखते हैं आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर एक उसका स्कैनर बना होता है, कोड बना होता है, बार कोड होते हैं। उस बार कोड जब तक नहीं आएगी, आपकी ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म नहीं होगी, आपकी चीज़ें कभी भी, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट बट ये तो मैं भी जानता हूँ कि अगर 100 चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं और उसमें 20 पे टैक्स दिया जा रहा है, 80 पे नहीं दिया जा रहा, उस कमोडिटीज़ के ऊपर तो आपका टैक्स जनरेट नहीं हो सकता। इशू ये है कि मैंने एक चीज़ कही थी कि आपने अपर क्लास से स्टार्ट करनी है। यार क्या मिनिस्टर्स की गाड़ी 1000 सीसी के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लग सकता? क्या जजेस की गाड़ियाँ छोटी नहीं हो सकती? क्या जर्नल्स की गाड़ियाँ छोटी नहीं हो सकती? क्या डीसी के पास 4 करोड़ की फॉर्च्यूनर होनी लाजमी है? क्या असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास फॉर्च्यूनर्स होनी लाजमी है? एक जो आपका मार्केट, अगर मार्केट रूरल एरिया में जाता है तो उसके लिए तो फिर फॉर्च्यूनर ही चाहिए ना, करोला तो नहीं जा सकता। बात यह है कि वो डीसी है ना, डिपेंड करता है कि किस इलाके की आप बात कर रहे हैं, वो मिनिस्टर तो नहीं है। बात यह है कि आपके अगर करोला नहीं जा सकती, आप अगर पाकिस्तान के हार्ड एरियाज को विजिट करें तो वहाँ करोला नहीं जा सकती। पाकिस्तान के हार्ड एरियाज के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकती, लेकिन सुजुकी जीप तो जा सकती है, पोटोहार जीप तो जा सकती है। वो दैट इज समथिंग एल्स। पोटोहार तो वैसे गाड़ी, मैं तो प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। मैं सॉरी टू से आइडियलिस्टिक होकर हम बात कर देते हैं, पोटोहार ना मॉडल आता है ना पोटोहार जो है वो अब मार्केट में अवेलेबल है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है शायद अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यार आप उनको X5 BMW दे दें, उसमें कोई वरीज नहीं है। लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशन के अंदर रहना पड़ेगा ना। अब मुझे ये बताएं कि ये नीचे मार्केट है, आपके वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, अफोर्ड कर सकते हैं, उसका भी तोड़ रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनेगी। नहीं देखिए ना, उसके डजंट मेक सेंस। देखें फोटो मैं आपको बताऊं क्यों, ये बहुत आसान है, हम टीवी में कह दें। एक डीसी अगर जब बलूचिस्तान में, पंजगूर में, लोरालई में, गवादर में, केपी में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सिटी में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, यार पाकिस्तान इट्स नॉट जीटी रोड एंड मोटरवे। आप द मोमेंट यू क्रॉस जीटी रोड एंड मोटरवे आपको पता चलता है कि क्या इश्यूज हैं, बड़े प्रॉब्लम। और जो टेररिज्म के इश्यूज हैं आप देखिए बलूचिस्तान में जाके या उधर जाके देखिए केपी में देखिए कि रात को 7 बजे के बाद केपी में प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मेरा तो इस पे मेरा ख्याल कादर मंसूर साहब आगे मैं आता हूं उस पर, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल बात, क्योंकि हमने भी इतने अरसे की जर्नलिज्म में ये सीखा, आइडियलिस्ट होना आसान है, प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बड़े इश्यूज आते हैं। मैं आपसे अग्री करता हूं प्रिंसिपली कि एक्सपेंडिचर्स कम करने के देयर आर मेनी वेज, इनकी लग्जरीज कम करनी चाहिए, लेकिन जो चीज रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जी मंसूर खैल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। सर ये बताइएगा, गवर्नमेंट ये तो ये जो भी समड़ियाल का इलेक्शन हुआ, आप पीपल्स पार्टी ने वहां पर कहा कि जी हम चूंकि इनका साथ दे रहे हैं इस वजह से हमारा भी ये हाल हो गया। लोगों ने पूछा कि जिनका तुम साथ दे रहे हो तो उनकी वजह से हम तुम्हें भी वोट नहीं देंगे। अब हुकूमत का कहना ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं, इस बजट में अगर रिलीफ नहीं मिलता तो आप लोगों को क्या लगता है ये सिर्फ PMLN पे जाएगी या आप लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी आएगी? देखिए बिल्कुल इनडायरेक्ट तो जो वोट करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी तो आएगी, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है। पिछले बजट में भी आपको याद होगा कि मुलाजमीन के तनख्वाह में वो नहीं कर रहे थे, इंक्रीज नहीं कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी ने प्रेशर दे के वो करा है और इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करेगी।
लेकिन जहाँ तक आपने हमारे सेक्रेटरी इत्तलात की बात का हवाला दिया, बिल्कुल मैं तो शुरू दिन से कहता हूँ, और हमारे पंजाब के जो सारे रहनुमा हैं, मैं कहता हूँ 100% इस बात पे मुत्तफिक है कि नून लीग के साथ हमारा सियासत जो है ना वो बिगड़ेगा, वो चलेगा नहीं। और मैं तो शुरू से ही, अगर आप कहो तो नून लीग की मुखालिफ मैं इस तरह से नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इनके साथ एक रवायती हरीफ है, तो हमारे इनके साथ बनेगी नहीं है। पहले भी मैं कहता रहा, आज भी मैं कहता हूँ, आइंदा भी कहता रहूंगा, क्योंकि नून लीग के साथ जो है ना वो पंजाब में हमारी सियासत दफन हो जाएगी अगर इसी तरह हम चलते रहे इनके साथ। अच्छा मंदोखिल साहब, दो बातें, एक तो ये है कि PMLN भी कहती है कि हमने सिंध में जो है वो स्पेस दिया है पीपल्स पार्टी को, और हमारी अपनी सियासत उधर दफन है, वहाँ हमारे जो पहले को जीत भी जाते थे लोग दो चार, अब वो भी स्पेस बन नहीं पाती। अब ये तो चले आप दोनों के बारे में मशहूर है कि आप इधर वो उधर एक दूसरे को करते रहे कि स्पेस देते रहे, ठीक है हम सिंध नहीं आएंगे, आप इधर नहीं आना, बट मुझे जरा ये समझाएं, जब आप ये कहते हैं कि इनके साथ हमारी सियासत दफन हो जाएगी, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस आपके पास हैं, ये बात प्रिंसिपली आपकी ठीक हो सकती है कि इनका साथ देने की वजह से हमारी सियासत खत्म हो रही है, लेकिन अगर आप सुबह इनके पास से निकल जाएं तो इनकी तो गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर उसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो ये आप लोग डबल खेल रहे हैं क्या? मतलब एक तरफ सहारा भी दिया हुआ है और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारी सियासत खत्म हो रही है। देखिए, पहली बात तो आपने जो कही थी कि सिंध में उनकी सियासत दफन है, हमने स्पेस दी है, कौन सा स्पेस दिया है? जो मेरे और मुखबरी खास मुस्तफ़ा कमाल जो इस वक्त बैठा हुआ है सीट पे, इनके दरमियान मुस्तफ़ा कमाल को मैंने चौथे नंबर पे छोड़ा। इनकी जो वो थे क्या कहते हैं, नून लीग के कैंडिडेट थे, मिफ्ता इस्माइल को मैंने हराया है, और पिछले इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब नाइली से बचने के लिए यहाँ से चलता रहा है। आपको पता है कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के कागजात चैलेंज किए थे, उनकी अटॉर्नी और इनका तायद कुंदा एक शख्स थी, जावेद राना नाम है उसका, तो वो अपनी नाइली से बचने के लिए वो सीट छोड़ के भागे है या चले गए, जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने कौन सा स्पेस दिया है? इनका तो यहाँ कोई क्लर्क भी नहीं है, ना कोई वहां पे ये कोई क्या कहते हैं काउंसलर भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं इनका, तो स्पेस किसे कहते हैं? हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो नाइली से बचने के लिए छोड़ गया, उसको आप स्पेस कहेंगे तो जरूर कह दे, वो अपनी नाइली से बचने के लिए गए। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, हामिद मीरसा के शो में इलेक्शन से पहले कह चुका हूँ ये बात। ओके, नहीं आपका क्या है, आपके पास सिंध में कख नहीं है, तो आप क्या जो है वो करेंगे? मंदोखिल साहब सीनियर हैं, मैं बड़े अदब से हमेशा उनसे बात करता हूँ। लकीली आपने जो पैनल आज बिठाया सारे हम वकला हैं। ये जो हल्का है समड़ियाल वाला जी, ये अरशद वड़ाई साहब 4 दफा, मैं अगर आप तीनों वकला हैं तो फिर मैं जज बन सकता हूँ। डेफिनेटली यू आर, आप बल्कि ज्यादा अच्छे आप लोग बोले, फिर मैं आज फैसला एंड में देता हूं। देखिए, ये जो अरशद वड़ाई साहब हल्का है, वो 4 दफा मेरे साथ MP रहे हैं पंजाब में, ये उनका आबाई हल्का है, और उनकी बेटी ने वहां से वोट ली है, और ये कारकर्दगी भी वो आप इलेक्शन जीत गए, सुन ले, नहीं पीपल्स पार्टी की मैं मानना चाहता हूँ, देखिए आप इलेक्शन जीत गए, ये रिजल्ट है, अच्छा है बुरा है, 45 है 47 है, दैट इज समथिंग एल्स। वो डिबेट ऐसा इल्जाम लगाते हैं, बाई इलेक्शन में हमें पता है कि जोर चलता है सूबाई हुकूमत का, इलेक्शन जीत जाता है बंदा, ये भी करते थे, ये भी करते, सब करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपकी पार्टी के अलायंस, आपकी जो अलाय हैं ना वे कि जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दें कि हम भी हार गए, ये भी हार गए, और इलेक्शन जो है वो PTI जीत गए, एक मैं आपको सामने मिसाल, फिर आपकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? देखिए, मैं नदीम अफजल चंद साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जरूरी नहीं मैं सारी मानूं। अच्छा। और जो कुछ उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि मैं आगे इससे क्या समझता हूँ, उनकी मर्जी, जो मैं समझा वो अलग बात। उन्होंने कहा कि लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दी, और ये बात उनकी दुरुस्त है, इस हद तक मैं मानता हूँ। और पिछले इलेक्शन में इनके वोट थे 1889, लास्ट इलेक्शन में अरशद वड़ाई साहब जीते थे, और इस इलेक्शन में इनके वोट है 6832 वोट है। तो ये हल्का शुरू से PMLN का, 4 दफा उनका वालिद मोहतरम MNA रहे, हमदर्दी के भी वोट हैं, कामों के भी वोट, और उसके बाबरे बहुत अरशद वड़ाई साहब ने काम किया। मैं मेरे पर्सनल हम साथी एक थे। तो ये पीपल्स पार्टी आपको क्यों बराबर कर रही है? पीपल्स पार्टी अगर जब को करेगा ना, देखिए एक तरफ तो ये बात करे, दूसरी तरफ बिलावल साहब भी है ना, इंटरनेशनली हमारी नुमाइंदगी करे पूरे पाकिस्तान की, एंड ही इज द फिट पर्सन, राइट पर्सन फॉर द राइट पर्पस एट राइट टाइम। ये बिल्कुल मैं बिलावल साहब, आप ये कह रहे हैं लोकल पॉलिटिक्स है, इसका कोई बिल्कुल आम पैटी इश्यूज है, जिंदा रखने के लिए खुद को ये कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन रेलेवेंट रखने के लिए अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, सिंपल एज दैट। और बाकी जो कभी था पंजाब में इनका, लेकिन अब चूंकि नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, गॉन आर द डेज, तो अब चले गए वो दिन, ऐसे ही रेलेवेंट रहने के लिए करें। चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बताइएगा जरा आपके एहतजाजी तहरीक, मियाँ साहब ने तो वैसे ये कहा है, उन्होंने कहा कि देखिए हमने अच्छे काम किए हैं, तो उसके बाद हमने समड़ियाल का इलेक्शन जो है वो जीता है, और उसकी कामयाबी की बुनियादी वजह उनकी कारकर्दगी है। और ये सिद्धू साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारा रिवायती तौर पे हल्का था और आपने स्यापा डाल दिया कि जी ये हम हार गए और ये सारा कुछ एंड ऑल।
तो वो कह रहे हैं कि ये तो रिकॉर्ड पे है क्या पहले भी? ऐसे नहीं है, रवायती तौर पे या जद्दी कुश्ती हल्का किसी का नहीं होता। पंजाब किसी दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था, दैन उसके बाद चला गया, बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, दैन नवाज शरीफ साहब रहे। नवाज शरीफ साहब अपने आबाई हरके से जहाँ से जीते रहे वहाँ से भी हारे, वो मानसेरा की सीट भी हारे। ऐसी बात नहीं है, किसी का भाई हल्का नहीं होता। ये लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। जो प्रिंसिपली कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक कंपोनेंट देता है आपको, वो आपको जो पावर देता है वो वोट का हक देता है आपको। यहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, यहाँ से जन्म लेती हैं ऊपर। तो ये कह देना तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो नहीं मानता हूँ समरियाल के ऊपर इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो वही कुछ हुआ जो मेरे इलेक्शन में इस्लामाबाद में हुआ। ठीक है, फ़र्क ये था कि यहाँ पर उस टाइम पता नहीं था किसी को, इसलिए फॉर्म्स आ गए हमारे पास, चीज़ें ऑलरेडी मैनेज नहीं थी, लास्ट मोमेंट पर रात को 2 बजे मैनेज की गई। वहाँ पर पहले चीज़ें बनी हुई थी, आपके हाथ में कुछ नहीं आने दिया। लेकिन एक चीज़ देखिएगा आप कि आप पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट आ गई, ऑन द अदर साइड समरियाल के लोगों के जो आरओ ऑफिस के बाहर हुआ, अगर वो आप उसको कभी लाइव या आपकी उस रिकॉर्डिंग हुई आपके पास तो ज़रूर टेलीकास्ट कीजिएगा। लोगों आपको बता देंगे किसने काम किया, किसका भाई हरकत था। ये सारी चीज़ें खत्म होगी, बड़ा शऊर आ चुका है। अगर ये आपसे 20 साल पहले हमारी सीट ही थी ना, और ये बात ठीक भी, पहले भी वही जीते, 4 दफा जीते। मैंने आपको बताया रवायती तौर पे तो मियां साहब भी बहुत दफा जीते थे, मनसेरे की सीट पे जीते थे। आप कह रहे हैं आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से खत्म हो चुकी है। असल में जो आपके आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है वो पीपल्स पार्टी का बयान कर रहा है। हम तो असल इशू ये है, 8 फरवरी 2024 को भी ये कहते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब जो मेरे मुकाबले में रिटर्न कैंडिडेट चौथे नंबर का जिताया, जिससे जज ने पूछा फॉर्म है, उसने कहा नहीं आरओ के पास है, उसे आप कहें मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं ये सारे फॉर्म्स आपको ओरिजिनल देके जाऊंगा। जय जहाँ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की जिस जगह मर्जी जाके उसको वेरीफाई करा ले, मेरी कॉस्ट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और अहम इशूज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। यू वांट टू मैं वही मैं सिर्फ वही मेंटली डिसएग्री करूंगा अपने भाई से। ये जो उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी ना मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, हमारे लीडर के बारे में, कि वो मानसेरा वाला इलेक्शन हार गए, फलां इलेक्शन हार गए। इज देयर एनी कोजेंट एविडेंस, इज देयर एनी जजमेंट? क्या किसी कोर्ट की जजमेंट आई है? आपके कहने से ये गॉस्पेल ट्रुथ तो नहीं बन जाएगा ना सर। कैसे आ रहे हैं? मतलब वो ठीक है, वो तो हार गए, वो सीट तो इलेक्शन वाले आप कहते लाहौर वाली सीट भी हार गए वो। सर वो भी चेक कर लें जो वोट्स उनको डली हैं, टोटल कॉस्ट वोट से ज्यादा डाल दिए आपने। सर इज देयर एनी कोई बताएं तो सही, कोई जजमेंट आ गई किसी ट्राइब्यूनल की या कोई कोजेंट एविडेंस है इस बारे में आपके पास? ओके चलें, मैं जरा अब थोड़ा मसले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एनएफसी पर आपका क्या ख्याल है? आपके एनएफसी को तो रिव्यू होना चाहिए जी। उसका रीजन ये है, देखिए आदिल भाई, वी आर पाकिस्तानी ना, हमारी प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तान। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया तो अपनी ज़िंदगी में 7 अमेंडमेंट्स की। उसके अंदर कदगन कब लगा? जब 8th अमेंडमेंट आई। ठीक है जी, ज़िया उल हक से लगाई, उसके बाद उसके शेप चेंज की गई। सिमिलरली चलते चलते अब आप 26 अमेंडमेंट पे आ गए। 18th अमेंडमेंट जब हुई उस पर बड़ी डिबेट हुई, 1.5 साल डिबेट हुई, उसमें कंसेंसस डेवलप हुए, सारी चीज़ें। एनएफसी रिव्यू होना चाहिए, एनएफसी रिव्यू होना चाहिए। ओके सिंपली मतलब ख्याल साहब आप देखिए, अब जो वफाक कहता है जी हमारे पास पैसे नहीं है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे चले जाते हैं, डेट सर्विसिंग पे पैसे चले जाते हैं, तो क्या सूबे ये कुछ ताउन करेंगे वफाक के साथ थोड़ा? और फिर इस पर भी कमेंट कीजिएगा, ये जो जेल वाला वाकया हुआ है सिंध में, ये क्या है सारा मामला? देखिए यकीनन सूबे ताउन करेंगे और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये कोई आम जो सूरत-ए-हाल नहीं है, एक जंग की सूरत-ए-हाल है। जंग तो टेम्पररी टल गई है, आगे भी जाके जो खदशात है वो अपनी जगह पे है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वजह से, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि आवाम जो महंगाई है या जो तरक्याती काम है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि दोनों चीजें साथ साथ लेके चले। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारा के सारा पैसे जो है ना वो टैंकों पे जंग पे खर्च करे और इधर आवाम कुछ नहीं दे। तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा बैलेंस बजट आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा आवाम के लिए और पाकिस्तानी के लिए। और यकीनन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सूबों को ताउन करना चाहिए क्योंकि आम सूरत-ए-हाल नहीं है, एक जंग सूरत-ए-हाल है। सो एनएफसी को रिव्यू होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखो एक चीज होता है रिव्यू के लिए, जब आईन रिव्यू हो सकता है तो एनएफसी और दूसरी चीजें क्या है, सब चीज हो सकती है। दूसरा आपका सवाल तो लांडी जेल के हवाले से, मरीर जेल के हवाले से, वहां थोड़ा सा ये होता है ना क्योंकि अभी भी जलजले चल रहे हैं, कोई 19 जलजले कल से अभी तक हो चुके हैं। और वहां जो एक जेल के अंदर जो जलजला है तो एक पैनिक क्रिएट हुआ, तो वो जाके बैरक से उन्होंने निकाले लोगों को बाहर। अब जब बाहर जमा हो गए
तो 600 500 बैरक एक बैरक में होते निकाले, तो जारी में पूरी हुजूम बन गया। जब हुजूम बन गया तो वहाँ जो पुलिस वाले थे या जो दूसरे लोग थे उनके ऊपर हमला आवर हो गए और वो तोड़ के चले गए। यकीनन अगर 600,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो ज़लज़ले का पैनिक था और इस हवाले से जो ना वो सीएम ने इंक्वायरी बिठा दी है, आईजी को भी ट्रांसफर कर दिए, डीआईजी को भी मुअत्तल कर दिया है। तो यकीनन इसके ऊपर जो ना वो इकामत आईजी को ट्रांसफर कर दिया। पॉलिसी क्यों सोचा कि अगर ज़लज़ला आपने आईजी का जो आईजी को हटा दिया है, आईजी जेल खानाजात को हटा दिया। अच्छा, आईजी जेल खानाजात को हटा दिया, ठीक है। आईजी जेल खानाजात अलग होते हैं, आईजी जेल खानाजात जी मेरे इल्म में है। आपने कहा आईजी को हटा दिया, जिससे मैंने पूछा कि शायद आईजी बिठा दिया। जी मेरे इल्म में है, जिस तरह आपने कहा ना आईजी को हटा दिया, उससे ऐसा लगा कि आपने आईजी सिंध को हटा दिया। मुझे जरा ये बताएं कि ये अगर ये सिक्योरिटी लैब आप जो चौंक गए ना आईजी, तो आईजी सिर्फ नहीं, मैं इसलिए चौंका आपने आईजी का है सर। अगर आप आईजी जेल खानाजात कहते तो मसला ना होता। नहीं, वो चौंकना आपका बेहतर था, लेकिन आईजी की भी जिम्मेदारी है, आईजी सिंध की भी जिम्मेदारी है। वो उसे जो है ना, क्योंकि जो वजीर दाखिला जेल खानाजात का वजीर है, तो वजीर दाखिला की भी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो ज़लज़ले की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है, तो मेरा ख्याल में उन्होंने जो मैनेज किया है बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किए। जो इंतजामिया है, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, जो भी जेल इंतजाम। मैडम अगर एक बात समझ नहीं आ रही मंदोखेल साहब, अगर ये सिक्योरिटी लैब्स था तो फिर तो चले जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों ने ठीक मुअत्तल भी कर दिए और ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन अगर ये हादसा था तो फिर जिम्मेदारी उन पे किस तरह शिफ्ट की जा सकती है, आईजी पे और बाकी जो लोग आप कह रहे हैं इन पे लगाइए। देखिए मैं एक चीज ये बताऊं, सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं कहा जा सकता इस वजह से कि लोग जेल तोड़ के नहीं बाहर गए, उन्होंने खुद बैरक से लोगों को बाहर निकाले। हाँ। इस वजह से कि जो ज़लज़ले का सूरत-ए-हाल था, तो शायद जो घबराहट या पैनिक जिसे कहते हैं वो आ गई है। उन्होंने कहा कि चलो खुले मैदान में लोगों को छोड़ दो। अब जब खुले मैदान में कैदियों को छोड़ दिया उन्होंने, जाके फिर अपनी ताकत दिखाई, यही चीज है। तो मैं समझ रहा हूँ सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहा जाता है, ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बेहतर तरीके से उन्होंने सोचा कि खुले आसमान छोड़ दें तो ये बच जाएंगे, लेकिन वो फिर उनके ऊपर हावी हो गए। तो ये इनकी गलत पॉलिसी थी। ओके, तो आप कह रहे हैं उनसे मैनेजमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से उनको जो है वो सजा दी गई है। ठीक है, राइट, फेयर इनफ। ओके, पीटीआई एहतजाज अभी कोई चैलेंज है आप लोगों के लिए कि नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। अब तो वैसे मैं समझता हूँ कि ये अपना नुकसान खुद करेंगे। ये अगर ये करते हैं एहतजाज तो ये इट विल बी फैटल टू देम एंड टू द पार्टी, क्योंकि 14 ग्रुप अब तक इनमें बन चुके हैं और भी और पता नहीं कितने बनने हैं। अंदर से 2 बंदे बैरिस्टर गौर साहब, शरीफुल नफ्स आदमी हैं वो, और इमरान खान साहब की बहन मोहतरमा अलीमा खान साहब इकट्ठे मिल के आते, बाहर आके स्टेटमेंट दोनों फ़र्क देते हैं। फिर अलीमा खान साहब फरमा रही है कि 2 थप्पड़ इंडिया वाले मारेंगे और ये हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे अभी हम, किस तरीके से? नंबर 1। नंबर 2 वो खुद उन्होंने ये बयान दिया, आपने भी चलाया, आपके प्रोग्राम में ये बात भी हुई थी कि ये हमारे अपने लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, तो बाकी ने किसी ने क्या करना है। तो ये इनका आपस में इतनी तकसीम शुरू हो चुकी है। और फिर ये हालात भी, ये मैं दोबारा फिर कहता हूँ, ये अपना नुकसान खुद करेंगे। क्या होगा नुकसान अगर ये बाहर निकलेंगे? लोग जाते रहेंगे, इनसे ऐसे ऐसे खत्म हो जाएंगे ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग छोड़ते जाएंगे, देख लेना। अच्छा। मतलब ये इनका तो चाहिए था कि जिस तरह अभी कल आप भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की है कि उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब को ऑफर की है कि आप आएँ, बैठे हम दोबारा बात करते हैं, मुज़ाकरत करते हैं। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस जोन में बैठना ही नहीं चाहते। ओके, किस जोन में भाई आप लोग? दूसरा ये भी बताएं कि पेट्रोन इन चीफ बना दिया इमरान खान साहब को और कहा कि अब सारे फैसले वो करेंगे। पहले कौन करता था ये फैसले, ज़रा हमें ये भी बता दें। और ये अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला? नहीं, देखें 2-3 चीजें आपने इकट्ठे क्वेश्चन करती हैं सर। मैंने कहा जरा पहले मैं भाई को एड्रेस तुसी सारे ने एक सवाल दे 6 जवाब देने होने। मैं क्या चलो तेरा सवाल ले यही इसके अंदर मैं जाता हूँ। नंबर फर्स्ट हिंदुस्तान ने बात की, देखें बात यह है कि हमारा एहतजाज तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हमें वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अब आप रात की तारीख में 27वीं अमेंडमेंट ले हैं तो ले आए, में हम क्या कह सकते हैं? नहीं, हम उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे। अभी भी जो अभी भी जो कमीशन आप बैठाते हैं जिसमें जजेस अपॉइंट करते हैं, हमारी तरफ से डिसेंडिंग नोट आता है, क्या करें हम? इनको एक चीज समझ नहीं आ रही अदल भाई, इनको एक चीज समझ नहीं आ रही, इनको ये समझ नहीं आ रही कि वी हैव नथिंग टू लूज मोर। आपने हमें जेल डाल दिया, हमारी लीडरशिप जेल में, इमरान खान साहब जेल में, उनका भांजा जेल में, उनकी बीवी जेल में, शाह महमूद कुरैशी जेल में, बात कर सारे के सारे लोग जेल में। आपको बताऊं क्या इशारा दे रहे हैं? ये इशारा दे रहे हैं अगर सिचुएशन खराब हुई तो गवर्नमेंट आपकी ट्रबल में जाएगी, साढ़े को कुछ नहीं। देखिए अब आपने उसके बाद आपने तो ये सही कह रहे हैं, यहाँ तक एग्री करता हूँ जी कि आपने हमें मारा, हमारी इस्तें पामाल कर दी, काम तबाह कर दिए, लोगों को जेलों में डाला। आज भी मैं
4000 बंदे को रिप्रेजेंट करके आए हूँ। आपके मोर देन 300 केसेस आपने कर दिए, सब कुछ कर दिया यार। आपने 8 फरवरी 2024 को लोगों का मैंडेट भी चोरी कर दिया, आपने लास्टली लाइव बुलेट्स भी मार दी। उसके बाद और क्या करोगे यार? हमारे पास खोने के लिए नहीं, आपके पास बहुत कुछ है खोने के लिए। लेकिन एक चीज से मैं आपकी एग्री नहीं करता। वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया, लेकिन वो ये जब मौलाना साहब के साथ बातचीत चल रही थी ना, हम तो उस प्रोसेस के विटनेस थे ना, रोज मीटिंग्स देखना जाना आना, कोई 2-4 आप लोगों की तरह पॉलिटिकल पार्टी से पता चलता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों से मुराद नहीं, आपको कोई ये ना समझे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बता रहे होते हैं। देखिए, जब मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बाहर आके ये कहा था कि पीटीआई ने हमसे इत्तेफाक किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अभी वोट नहीं करना चाहते। वोट भी देना चाहते नहीं जी, लेट मी हमारी अमेंडमेंट नहीं थी। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा रोल प्ले किया, ऐसे नहीं हुआ। और सलमान कहा था कि अभी हमारा प्रिंसिपल एग्री किया है इन्होंने, लेकिन जाएंगे और फिर फाइनल कॉल लेंगे। फाइनल कॉल पे जवाब थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करा देता हूँ आपको। आपको याद हो तो आपके लॉ मिनिस्टर साहब के साथ आपके और मिनिस्टर साहब थे, रात को उनसे पूछा गया सर अमेंडमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा अभी तक आई नहीं हमारे पास। ये आपको मैं मीडिया की बात बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मौलाना साहब वो पहले आदमी है जिन्होंने सबसे पहले आके बताया कि 89 अमेंडमेंट्स आ रही हैं। बिलावल साहब ने जो उनसे बात की उन्होंने कहा 59 अमेंडमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ने बात की तो 89 अमेंडमेंट्स हैं, और वहां से चलते चलते चीज। मौलाना साहब आप लोगों के बिहाफ पे क्यों कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे बिहाफ, देखें जब आप बैठ रहे होते हैं ना आदिल, आप बात कर रहे होते हैं, पोलिटिकली कंसेंसस डेवलप कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, बहुत से प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, बहुत सी नेगेटिव होती हैं। किस तरह जा रहा है, किस तरह लेके जाया गया, किस तरह अमेंडमेंट हुई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि ये अमेंडमेंट आज 2 साल बाद 4 साल बाद, मार्क माय वर्ड्स, ये अनडू होगी जस्ट लाइक जैसे 8th अमेंडमेंट हुई थी। छोटी सी क्या आप इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं? मैं तो देखे नहीं, मैं तो असेंबली को अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझता हूं। फिर आप 13 इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 17 फिर आप प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, अगर मैंने तो बाहर बैठे हुए तरमीम के 26वीं तरमीम के यही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, फिर आप 13 लोग क्यों से मिलेंगे पीटीआई? आपका देखिए हम क्या 26वीं तरमीम मंजूर हुई है तो आप क्यों गए तस्वीर खिंचवाने गए? नहीं आदिल भाई साहब, बात यह है कि इनकी बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब कल आप चाहेंगे हमारे 91 MNAs हम अंदर ना जाए, हम अच्छा बाहर बैठ के हम डी चौक में बैठ के बाहर धरना दे देंगे, तब भी आप पर्चा दे देंगे, हम अंदर ना जाए इसलिए कि आप असेंबली को नहीं मानते। यार इस तरह तो आपके ख्याल में पीटीआई जो अब एहतजाज की कॉल दे रही है, इसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है? क्योंकि सिंधु साहब ये कह रहे हैं कि अब तो फैटल होगा अगर ये आते हैं, बड़ा खतरनाक नुकसानदेह होगा। पीटीआई का मानना यह है कि साडा की जाएगा, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा भाई, अब नुकसान आपको होगा जो होगा। पीपल्स पार्टी इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रही है? एहतजाज तो चले उनका हक है, लेकिन मसला तो यह है कि यहाँ पिछले एहतजाज में भी वायलेंस शुरू हो गया। अब पीटीआई कहती है स्टेट ने किया, स्टेट कहती है पीटीआई ने किया, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल मार धाड़ शुरू होती है, तोड़ फोड़ शुरू होती है, हंगामा शुरू होता है यहाँ पर। आदिल अब्बास की पहले तो जो बात इनकी कि अंडू होगा 26वीं तरमीम, तो ख्वाब देखने में कोई अर्ज नहीं है। अंडू तो उस वक्त होगा जब पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी तो छोड़िए, जो रमजान से पहले ऐलान किया है कि ईद के फौरन बाद एहतजाज, तहरीक, फलाना, ग्रांड अपोजिशन, वो सारी बातें किधर गई है? वो तो तहरीर भी नहीं हुई है। वो जो मौलाना साहब से कुर्बत थी, अचकज़ई साहब थी, वो किधर गई सारी बातें? और दूसरी बात ये कि इनकी अपनी सफ़ों में जो दरार है। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि ये 26वीं तरमीम तो खुद आप और रऊफ हसन जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात थे, वो कह रहे थे ये तो मसौदा ही हमारा है। गौर खान साहब की आप सुनाते उसने कहा कि ये तो बेहतरीन मसौदा है। अभी खान साहब से पूछते हैं, खान साहब के पास गए, उसने दी मोटी मोटी गालियाँ कि कम वक्तों में जेल में पड़ा हो, तुम लोग अमेंडमेंट करे हो। सवाल ये कि ये तो इनका मुत्तफ़क़ा मौलाना साहब के साथ मुत्तफ़क़ा है। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो ख्वाब देख रहे कि अंडू होगा, यानी अंडू से मुराद ये खान साहब रिहा होगा, रिहाई के बाद इलेक्शन होगा, 2/3 मेजॉरिटी लाएंगे, तो बाबा 2/3 तो छोड़े, जो आपके पास बचे कुछ सीटें हैं उनकी बचाने की फिक्र करो। उमर अयूब को नोटिस हो चुका है इलेक्शन कमीशन से, आपका एक एमएलए हो चुका है। अभी जो आपके अपनी शौकत यूसुफज़ई साहब ने कहा मेरे साथ कई शो में कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, तो मैंने नहीं दिया। मैंने कहा क्यों दो एफिडेविट, तब रिजल्ट दूंगा। वो कह रहे 30-40 लोगों का हमारे लोगों ने एफिडेविट दिए है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शौकत यूसुफज़ई जो उनके वजीर इत्तलात था वो रिकॉर्ड पे हिस्सा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बेचारे तंग न करो ना, आप बोले यार कोई मसला नहीं है, आप सदर पाकिस्तान भी आपकी पार्टी का होगा, चारों सूबे भी आपके पास होंगे, सारे जो मौजूदा हुकूमत है वो सब जेल में होंगे, तो कोई अर्ज नहीं, कहने दो इन सारी बातों पर। मगर वो एहतजाज कहाँ पे हो रहा है? वो खला में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है,
यूरोप में हो रहा है, किधर हो रहा है वो, किधर हो रहा है भाई? बताया जाए ना। इंतज़ार कर लें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एहतजाज की भी कॉल मिल जाएगी, आपको एहतजाज की जगह भी मिल जाएगी, आप कंटेनर भी रख लीजिएगा, आप वाटर कैनन भी रख लीजिएगा, आप सारी 38,000 पुलिस भी बुला लीजिएगा अपने सूबे की भी और यहाँ की भी, अपने से मुराद सिंध सूबे की भी। आप रबर बुलेट्स भी यूज़ कर लीजिएगा, आप लाइव बुलेट्स भी यूज़ कर लीजिएगा। आप रिकॉर्ड्स भी हॉस्पिटल्स के गैप कर लीजिएगा। आप बहुत कुछ कर दिया लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज। बट ये बताएं ना, ये बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो बार बार आपकी एहतजाज की कॉल है, इसने वो जो एक साख या वक़्त थी एहतजाज, पुरजोर एहतजाज की, वो खो नहीं दी। आपकी फाइनल कॉल भी नवंबर में निकल गई पीछे। अब क्या होगा, इसके फाइनल 2 है क्या? देखिए आदिल, ऐसे नहीं है। आपकी तहरीकें जब चलती हैं, एहतजाज जब होते हैं तो वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और उसके बहुत से मराहल होते हैं। क्या मैं कहूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहीद होने के बाद, उसकी फांसी के बाद इन्होंने तहरीक नहीं की और फाइनल कभी नहीं कहा, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की लॉन्ग मार्च नहीं आई, नवाज शरीफ की ट्रेन मार्च नहीं आई। फॉर गॉड सेक 40 चीजें आई होंगी, किसी ने ये नहीं कहा ये फाइनल ट्रेन मार्च है, किसी ने ये नहीं कहा फाइनल कॉल है। जब उनको रिलीफ मिला, जब बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च करके आई तो टॉपल हुई गवर्नमेंट गई। जब नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च करके आया तो बेनज़ीर भुट्टो साहब अब बात यह है कि हम तो इनकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते ही नहीं है ना, चले जाए। ठीक है, बात यह कि ये तो फॉर्म 47 की 17 सीटों के यार। अच्छा मंदोखेल साहब ये तो बता दें, ये 17 वाले बना दिए, आपसे क्या दुश्मनी थी? आपके 35 सीटें थी, आपको क्यों नहीं बनाया? मुझे तो यही नहीं समझ लग रही मंदोखेल साहब क्यों नहीं आए जी। मंदोखेल साहब वो कह रहे हैं जरा जवाब दें, फिर मैंने आप ही को बना देते। सवाल बता दे, सवाल रिपीट करें। आपने इतनी अहम बात सुनी नहीं सर। ये मैं एहतजाज करता हूं आपसे इस बात। वो कह रहे हैं कि 35 सीटें थी, आपको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया? 17 वाले को बना दिया मंदोखेल साहब, आप लोगों को क्यों नहीं बनाया? क्या वो 79 वाली दुश्मनी चल रही है अभी तक? वो 22 हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दी, अपनी फिक्र कर, अपनी फिक्र करो। आप कहाँ खड़े हो? हम तो, मेरी बात सुनो, हमारे पास तो 2 सूबे मौजूद है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, हमारे पास सेनेट के चेयरमैन भी है, सदर पाकिस्तान भी है, 3 गवर्नर भी है। अपनी फिक्र कर सर। वजीर आजम भी है आपके पास, तो आपकी वोटों से बना हुआ है सर। स्पीकर भी आपकी वोटों से बना हुआ है सर। आधी चीजें ना करें ना। मुस्तफा कमाल भी आपका, मैंने आपकी हमारी फिक्र नहीं करे, आप अपनी फिक्र करें। आप आगे जाके वो जनरल गैंगस्टर फैज हमीद के जब मुकदमा शुरू होंगे तब अल्लाह खैर करेगी क्या होगा। अभी तो वो जनरल फैज की जो है वो केसेस अभी शुरू नहीं है, अभी तो उसकी सजा है ना, उसकी भी है, अभी तो वो मरहला बाकी है। बुखारी साहब यहाँ पर बड़े बड़े केसेस हुए, यहाँ मियां साहब को 14 साल सजा हुई, यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब पे, नुसरत भुट्टो साहब पे केसेस आए, हाईजैकिंग के केसेस आए जुल्फ़िकार के ऊपर, एंड ऑल टुगेदर खत्म हो गए सारे के सारे। पॉलिटिकल केसेस होते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की उम्र नहीं होती। एवरीवन नोज़, आपको पता है, हमें भी पता है। इस्लामाबाद लाके आपने मरवाया है, कोई बड़ा क्यों नहीं मरा आपका? मासूम पश्तूनों को वरगला बिशरा के अब हमें भी गोली लग जाती, वहां पर तो लग जाती, मार देते आप थे नहीं, सिंधु साहब छुपे हुए थे आप लोग, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में छुपे हुए थे आप लोग। कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो कह रहे हैं आप लोग क्यों थे? आप पश्तून आपके एक्स पे नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, पश्तून की दुश्मनी 100 साल में मैं मौजूद था नहीं, आपने गोली मारी तो मैं क्या करूं? खुद भाग गए। ओके, ये याद रखना, उम्मीद नहीं रखना पश्तूनों से। इस बात पे पख्तून वोट नहीं देंगे आपको, बिलीव मी। ये अली अमीन गंडापुर साहब कहते रहे कि जी मैं लीड करूंगा, आज ऐलान हो गया बैरिस्टर गौर साहब और वो ने बताया आके कि सलमान अकरम राजा और उमर अयूब करेंगे लीड। ये क्योंकि मुख्तसर बताएगा, मैंने फिर कंक्लूड सिंपल सी बात है ना, उमर अयूब साहब इज अपोजिशन लीडर राइट नाउ एट द मोमेंट। ओके, और उसके बाद जो है सलमान अकरम राजा साहब इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इट। पहले क्योंकि इल्ज़ाम आता था एक सूबे से चल रहे हैं, उमर अयूब साहब इट बिलोंग्स टू केपी एंड सलमान अकरम राजा साहब बिलोंग्स टू लाहौर। सो हमने एक बेसिकली पंजाब भी एक्टिवेट करना है और पूरे पाकिस्तान। तो हमाद अजहर पंजाब एक्टिवेट नहीं, हमाद अजहर साहब इज नॉट इन द सीन राइट नाउ ना। अभी आपने ये भी देखना 50-50 मुकदमे बने हुए यार। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पे 17 FIR था, मैं 24 तारीख तक बेल बिफोर अरेस्ट पे हूं यार। सो द थिंग इज कि अब ये सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं, हमने तो सारी चीजें देख के डिसीजन करना होता है। इसलिए जो है वो उनको आगे किया है। गंडापुर साहब का ये तो नहीं था कि वो 13 अजला निकल जाए दोबारा वापस। गंडापुर साहब भी हैं, ऑब्वियसली ही इज अ मेन स्टेक होल्डर इन आवर पार्टी जी, उन्होंने लेकर आना है। सिंधु साहब कैसे निपटेंगे? वो दोबारा कह रहे तैयार, और वो एक इशारा दे रहे, वो कह रहे हैं हमारा तो कोई नुकसान नहीं। सर कोई तहरीक नहीं चलेगी,
पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। इसी तरह KPA में भी जो उन्होंने किया, और जो गंडापुर का, असल में ये बात नहीं बता रहे, मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर भी हैं, बुखारी साहब मेरे से सीनियर एडवोकेट है। पिछली दफ़ा भी वो पेस्ट्रियाँ खा के अपना मारगला की पहाड़ियों पे तो वो चला गया था, वापस चला गया था, और फिर तरनौल के इधर से ये जो है अपना पता नहीं क्या इसका इलाका कहते हैं, जाके तो हरीपुर जाके निकला, और वो उसको जादू ही इस तरह था कि वो जल्दी से यहाँ से निकल गया। खुद मुराजा भी उनको जगह दे रहे थे जल्दी, मारगला से तो पेस्ट्रियाँ खाता है, सब कुछ करता है, बिल्कुल इतना तो सारा कुछ। इनको आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। नंबर फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल आप जैसे सीनियर और जयद किस्म के सहाफ़ियों को ये बात की, एंकर पर्सन को की है कि उन्होंने मिनिस्टर गौहर साहब से कहा है कि आएँ बैठ के बात करें। अगर इनके 100 मुतालबात है तो 25 पे तो बात हो सकती है ना, जो हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नहीं आ रहे, अल्टीमेटली फिर भी इनको उधर ही आना पड़ेगा मुज़ाकरात की टेबल पर। जो आपने बात की पहले, उसमें आप किसी दिन लीजिएगा इनको अपना जो डोगर साहब हैं, आमर डोगर, ही वॉज MP विद मी फ्रॉम पीपल्स पार्टी इन 2008 और मैं नून में था। तो उस दिन भी वो मीटिंग में मौजूद थे जब ये 26वीं तरमीम की बात हो रही थी। उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमें बानी से ज़रूर पूछना है चाहिए, ये ज़रूर बानी या फ़ानी, ये पहले उनसे पहले बात कर लिया करें, उसके बाद यहाँ पे आके बात करें। अगर पैदा नहीं मुलाकात, ये कौन सी बात हुई? आप हर बात पे, किसी का वलीमा हो तो मुलाकात, किसी की शादी हो तो मुलाकात। मैंने एक बंदे से पूछा जी आपने, और दूसरा जो आपने कहा कि क्या पहला एहतजाज, एक बंदे ने 2 मास्टर्स किए ना, MA किए, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ? कहता जी पहला गलत हो गया था, तो ये पहला एहतजाज गलत हो गया था, अब बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नहीं, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब। मादत चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गया था, और कादर मंदुखेल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।